आमतौर पे जो सन से मुझे सोलर रेडिएशन मिलता है उसका 30% पोर्शन जो है वो एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्ट हो जाता है बैक इनटू स्पेस, और 20% पोर्शन जो है वो एटमॉस्फेयर में स्कैटर्ड हो जाता है, जिसे डिफ्यूज रेडिएशन कहते हैं। राइट। कोई रेडिएशन कितना स्कैटर्ड हो रहा है ये उसकी वेवलेंथ पर डिपेंड करता है, और ये स्कैटरिंग पावर हमेशा वेवलेंथ की फोर्थ पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि अगर सोलर रेडिएशन की वेवलेंथ शॉर्ट है तो स्कैटरिंग ज्यादा होगी। राइट। तो जैसे वायलेट कलर जो है वो सनलाइट में सबसे शॉर्ट वेवलेंथ रखता है, तो वायलेट कलर जो है सबसे ज्यादा स्कैटर्ड होता है, और रेड कलर क्योंकि सबसे लॉन्ग वेवलेंथ रखता है तो रेड कलर जो है वो लीस्ट स्कैटर्ड होता है। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि वायलेट कलर सबसे ज्यादा स्कैटर्ड होने के बावजूद भी हमारी स्काई का कलर इंडिगो या ब्लू क्यों रहता है? उसका रीजन ये है कि वायलेट कलर सनलाइट में प्रीडोमिनेंट नहीं है। राइट। हमारी सनलाइट में सबसे ज्यादा प्रीडोमिनेंट ब्लू कलर है और इंडिगो है। राइट। तो इसलिए कभी कभी हमारे स्काई इंडिगो हो जाती है, कभी कभी वो बहुत जब साफ होती है तो पूरी नीली दिखाई देती है ब्लू कलर की। राइट। तो ये स्कैटरिंग के कारण होता है। ये वो रेडिएशन है जो एक्चुअली हमारे आसमान को रंग दे रहा है, एटमॉस्फेयर को कलर दे रहा है। इट इज अ डिफ्यूज रेडिएशन जो सोलर रेडिएशन का 20% पोर्शन होता है। 50% पोर्शन जो है वो एटमॉस्फेयर से पास कर जाता है, और वो ओशियंस के द्वारा, लैंड मास के द्वारा और क्लाउड्स के द्वारा एब्जॉर्ब होता है। इस एब्जॉर्ब रेडिएशन को डायरेक्ट रेडिएशन कहते हैं। यानी कि जिस रेडिएशन से मुझे सोलर एनर्जी मिल रही है, क्योंकि मेरे काम के लिए ना तो ये स्कैटर्ड रेडिएशन है और ना ही रिफ्लेक्टेड रेडिएशन है, ये तो गया मेरे हाथ से निकल गया। मेरे को वो रेडिएशन काम का है जो लैंड मास या ओशियन या क्लाउड्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं। राइट। और इसको डायरेक्ट रेडिएशन कहते हैं, यानी कि मेरे काम का डायरेक्ट रेडिएशन है। तो जिस सोलर एनर्जी की मैं पीछे आपको बात करके आया हूं, ये सोलर एनर्जी मेरे लिए यूजफुल डायरेक्ट रेडिएशन के रूप में है, डिफ्यूज रेडिएशन के रूप में नहीं। तो यूनिवर्सिटी ने अक्सर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डिफ्यूज रेडिएशन और डायरेक्ट रेडिएशन में क्या फर्क है। तो आप इसको अब यहाँ से क्लियरली बता सकते हो कि सोलर रेडिएशन का वो पोर्शन जिसे एटमॉस्फेयर स्कैटर्ड कर देता है, राइट, दैट पोर्शन इज कॉल्ड एज डिफ्यूज रेडिएशन, एंड दिस रेडिएशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ द स्काई। Right, and the solar radiation which passes the atmosphere and is absorbed by the land mass, ocean and clouds, which constitute 50% of the solar radiation is called as direct radiation. Right. तो डायरेक्ट रेडिएशन से ही मुझे एक्चुअली सोलर एनर्जी की अहमियत मिल रही है, उसका यूटिलाइजेशन कर पा रहा हूं मैं, डिफ्यूज रेडिएशन की वजह से नहीं। राइट। नाउ बात करते हैं यहाँ पर, ये हमारा सन है, ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ के ऊपर लैटिट्यूड्स दिखाए गए हैं। राइट। तो किसी लैटिट्यूड पर ये सोलर रेडिएशन की जो इंटेंसिटी होगी वो लैटिट्यूड से लैटिट्यूड चेंज करेगी, वो हर लैटिट्यूड पर डिफरेंट होगी। जब सोलर रेडिएशन किसी लैटिट्यूड पर एग्जैक्टली ओवरहेड गिरता है, जैसे कि इक्वेटर पर गिरता है, तो वो जो है कम एरिया तक स्प्रेड होगा। राइट। कम एरिया तक स्प्रेड होने से इंटेंसिटी हाई मिलेगी, क्योंकि इंटेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो अगर एरिया कम ले रहा है, एनर्जी पूरी दे रहा है, तो ओवरऑल आपका जो टर्म बन रहा है इंटेंसिटी वो हाई आएगा। तो सोलर एनर्जी की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा हाई इक्वेटर पे होती है। तो अगर कोई देश इसका एडवांटेज लेना चाहता है तो वो बेस्ट है इक्वेटर पर अगर लोकेटेड है, तो इट कैन टेक द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ सोलर एनर्जी। जब हम सोलर इक्वेटर से दूर जाते हैं नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ, यानी कि लैटिट्यूड्स हमारे इंक्रीज होते हैं, तो सोलर रेडिएशन हाई एंगल रेज बनाने लग जाता है। तो हाई एंगल रेज बनाने से उसका जो एरिया है वो बढ़ जाता है, और एरिया बढ़ने के कारण जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है। राइट। तो इसीलिए अगर हम बात करें 23.5 डिग्री नॉर्थ, इंडिया यहाँ आता है 23.5 डिग्री नॉर्थ जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, और 23.5 डिग्री साउथ जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, जहां ऑस्ट्रेलिया आता है। राइट। तो दीज
are latitudes which have relatively lower intensity of solar radiation compared to the equator. लेकिन उसके बावजूद भी बहुत बुरे नहीं है, अच्छे हैं, क्योंकि ब्राजील भी इसी 23.5 डिग्री पर आता है, राइट। तो ब्राजील जितना ले लेगा सोलर एनर्जी उतना इंडिया भी ले सकता है, राइट। और सोलर एनर्जी इज कमिंग फॉर ऑल दी कंट्रीज, राइट। अगर हम और भी ज्यादा लैटिट्यूड को इंक्रीज करके पोल्स की तरफ जाएं तो ये एंगल रेज और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी, जिसके कारण ये और भी ज्यादा एरिया पर स्प्रेड होने लग जाएंगी, तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी। एनर्जी ये इक्वल दे रहा है, एनर्जी पोल पे भी उतनी देगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे भी उतनी देगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे भी उतनी देगा, इक्वेटर पे भी उतनी देगा। बात है एरिया के स्प्रेड होने की, राइट। तो एरिया लीस्ट स्प्रेड है इक्वेटर पर, उससे ज्यादा होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न पर, सबसे ज्यादा होगा पोल्स पर, तो इंटेंसिटी घटेगी, राइट। तो इंटेंसिटी इज रिलेटेड विद द लैटिट्यूड एंड लेंथ ऑफ द डे इज रिलेटेड विद द लॉन्गिट्यूड, जो मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताई बात। तो इंडिया इस पॉइंट ऑफ व्यू से फेवरेबल है, नुकसान में नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं कि सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कैसे ज्यादा से ज्यादा कराया जा सकता है। सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब हम समर सीजन में करा सकते हैं, मैं इस टॉपिक को गर्मियों में ही ले रहा हूं, तो अगर हम इसी समय यूटिलाइज करें सोलर एनर्जी को तो हमें बेस्ट मिल सकती है, राइट। हमें एब्सेंस ऑफ क्लाउड कवर होना चाहिए उस समय, यानी कि क्लाउड या बादलों का कोई भी कवर ना हो तो बेटर है। नून का समय हो, क्योंकि सोलर एनर्जी दिन में भी डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट होती है। सबसे ज्यादा एनर्जी वो तब मिलती है जब सन एग्जैक्टली ओवरहेड होता है, सबसे टॉप पर होता है, वो है दोपहर का समय। तो दोपहर का समय हो, क्लाउड कवर ना हो, समर का सीजन हो और हाई एल्टीट्यूड पर अगर हम हो, राइट, तो हमें सोलर एनर्जी ज्यादा मिलेगी, राइट। तो इन चारों चीजों का अगर हम ध्यान रखें, so we can have more solar energy compared to other situations, right। now बात करते हैं कि ये सोलर रेडिएशन है क्या। जैसा आप जानते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, राइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में दो कंपोनेंट होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये फिजिक्स में आप पढ़े हुए हैं, और ये हमेशा डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करते रहते हैं, राइट। सो ईएम वेव हमेशा ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सोलर रेडिएशन मेरा केवल अल्ट्रावायलेट से लेकर इंफ्रारेड तक होता है, ठीक है। ये वाला पोर्शन इन अल्ट्रावायलेट से इधर चले जाओगे एक्स और गामा, या इंफ्रारेड से इधर चले जाओगे, ये विजिबल से इंफ्रारेड से इधर चले जाओगे माइक्रोवेव और रेडियो वेव, ये सोलर रेडिएशन में नहीं होती हैं, राइट। तो इस बात का भी ध्यान रखिए। सोलर रेडिएशन इज फ्रॉम अल्ट्रावायलेट टू इंफ्रारेड, इट हैव 3 डिस्टिंक्टिव बैंड्स। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो केवल 8% सोलर रेडिएशन होता है, विजिबल रेडिएशन जो 42.3% सोलर रेडिएशन होता है, और इंफ्रारेड रेडिएशन जो 49.4% सोलर रेडिएशन होता है, राइट। इसके अलावा इधर हम चले जाते हैं माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स, तो ये लॉन्गर वेवलेंथ रीजन है। रेडियो वेव सबसे ज्यादा वेवलेंथ की होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे छोटी होती है। जब हम इस रेडियो वेव से लेफ्ट हैंड साइड में चलते हैं, हमारी वेवलेंथ कम होने लग जाती है, हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, फिर ये माइक्रोवेव्स आती हैं। रेडियो वेव्स का यूज रेडियो कम्युनिकेशन में होता है, माइक्रोवेव्स का यूज टीवी में होता है। इस तरफ आएंगे तो सैटेलाइट वेव्स आ जाएंगी बिटवीन IR एंड MW। तो ये जितनी हमारी वेव्स हैं ये कम्युनिकेशन में यूज होती हैं, राइट। जब हम इंफ्रारेड की बात करते हैं, ये हीट रेडिएशन है। सोलर एनर्जी से जो भी मुझे गर्मी लगती है, राइट, वो इंफ्रारेड के कारण होती है। सोलर एनर्जी से जो भी मैं देखता हूँ चीजों को, वो विजिबल लाइट के कारण होती है। तो ये ही मेन चीज है। तो ये 49.4 और 42.3 है, और ये जो 8% यूवी आ रही है ये खतरनाक है, राइट। ये हमें सनबर्न्स करती है, ये हम आगे पढ़ेंगे। सनबर्न्स, कैंसर्स, ये सब यूवी के एक्सपोजर से होते हैं। इनको काफी हद तक ओजोन रोक देता है, राइट, बट ये तब भी अर्थ पर आ जाती हैं। सो 8% ऑफ दैट, भगवान ने ये 8% बनाई है, लेकिन ये तब भी पृथ्वी पर आकर नाश करती हैं, ठीक है। सो दे आर नॉट यूजफुल फॉर अस दिस अल्ट्रावायलेट रेज, राइट। फिर हम इंफ्रारेड से और शॉर्टर वेवलेंथ विजिबल हो गया, फ्रीक्वेंसी और बढ़ गई, और शॉर्टर अल्ट्रावायलेट हो गया, फ्रीक्वेंसी और बढ़ गई। फिर ये हमारी जो गामा रेज है, इसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। ये आप जानते हैं, ये रेडियो एक्टिव रेडिएशन है जो कि हाईली पेनिट्रेटिंग है, ये हार्मफुल है, हमारे सेल्स को डैमेज कर सकता है,
कैंसर कर सकता है, डीएनए का डिफॉर्मेशन कर सकता है। एक्सरेज भी, अगर वैसे तो डॉक्टर इसका यूज करते हैं पेनिट्रेशन के कारण, लेकिन अगर ये प्रोलॉन्ग एक्सरेज पेनिट्रेशन दिया जाएगा तो ये भी हमारे लिए हार्मफुल हो जाती हैं। तो ये जो जितनी हमारी लेफ्ट हैंड साइड में ये हमारी ईएम वेव्स हैं, जो हमारी हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स या लो वेवलेंथ वेव्स हैं, ये सारी डेंजरस हैं। और जितनी हमारी लॉन्ग वेवलेंथ और शॉर्ट फ्रीक्वेंसी वेव्स हैं, ये सारी हमारे लिए कम्युनिकेशन में यूज होती हैं। हम देखते हैं 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में, इसको विजिबल पोर्शन कहते हैं। ये विबग्योर होता है, शॉर्टेस्ट वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 रंगों होता है। सबसे शॉर्ट होता है वायलेट 4000 एंगस्ट्रॉम, और रेड होता है सबसे लॉन्ग 7000 एंगस्ट्रॉम। ये मीडियम एक्चुअली रेंज में होती हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी मीडियम वेवलेंथ और मीडियम फ्रीक्वेंसी हम कह सकते हैं विजिबल स्पेक्ट्रा। तो भगवान ने हमें यहाँ शक्ति दी है केवल देखने की। 4000 से अगर वेवलेंथ कम होती है हमारी आइज नहीं देख सकती हैं, 7000 से अगर ज्यादा होती है हमारी आइज नहीं देख सकती हैं। हालांकि कीड़े जो होते हैं वो 4000 से कम एंगस्ट्रॉम पर भी देख लेते हैं, कुत्ते बिल्ली भी देख जाते हैं, ठीक है। उनकी देखने की शक्ति थोड़ी सी कंपैरेटिवली जिस वेवलेंथ को वो देखते हैं वो हमसे शॉर्ट होती है, राइट। तो ये जो यूवी है, और ये एटलीस्ट यही यूवी के द्वारा इंसेक्ट्स को देख पाने से ही इंसेक्ट फूल को के रंग को हमसे भिन्न देखते हैं। जिस कलर को हम फ्लावर का देख रहे हैं वो इंसेक्ट उस कलर को ना देख के डिफरेंट देखता है, बिकॉज उसकी जो देखने की शक्ति होती है वो 4000 से लेस है, वो अल्ट्रावायलेट में देख रहा है उसको, राइट। तो ये हमारा एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पूरा है, और इसमें जो सोलर रेडिएशन है वो हमारा यूवी से लेके आईआर तक है, राइट। तो दिस इज द स्कोप जहां पर हमें टारगेट करना है। एक से हम देखते हैं विजिबल, एक हमारे लिए हीट है आईआर, और एक हमारे लिए हार्मफुल है यूवी। हम इन तीनों की सिग्निफिकेंस देखेंगे जब हम नेक्स्ट लेक्चर में कल देखेंगे सोलर रेडिएशन को मेजर कैसे किया जाता है। तो दिस इज अबाउट द फंडामेंटल ऑफ सोलर रेडिएशन, ठीक है। सो नाउ वी कैन कम टू सम ऑफ आवर टुडेज थ्योरी। अगर आपको कोई क्वेश्चन इसमें पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।